Hello everyone, welcome to our channel Medico Prime Education MBBS. So this is the channel of MBBS where we study about the first of topics, important topics. So our today's topic is the brachial plexus, most important topic in the whole upper limb, or you can say in the whole upper limb or whole anatomy. ठीक है, अगर ये नहीं आता ब्रेकियल प्लेक्सिस तो बहुत सारे नर्व्स में भी दिक्कत आने वाली है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस है। और भी सारे प्लेक्सिस होते हैं। प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है? प्लेक्सिस का मतलब होता है जाल। ठीक है, ये इस तरीके का जाल होता है किसका? नर्व्स का। ठीक है, जो ओरिजिन होता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट जिसमें हम लोग बेसिकली यही टॉपिक्स को डील करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो आपको बताया है कि सबसे पहले हमारा एक्सिला हो चुका है, एक्सिलरी आर्टरी हो चुका है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस पे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है, इसके लिए देखो, ये आपको एक जनरल से डायग्राम आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का दिखाया गया है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस किससे बना होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस आर द ये नर्व का प्लेक्सस है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? वेंट्रल रेमाई ऑफ द लोअर फोर्थ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। मतलब ये बना होता है लोअर फोर्थ सर्वाइकल, मतलब लास्ट तो C8 तक होता है, तो C5 से लेकर C8 तक ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रेमाई कौन सा? वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 C8, C5 टू C8 एंड T1। तो ये इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये आप देख लो कि ये C5 हो गया, ये C6 हो गया, ये C7 हो गया, ये C8 हो गया, ये T1 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब कभी कभी दो एक्सेप्शन चीज आता है कि दो बातें हैं यहाँ पर में, प्रीफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस एंड पोस्ट फिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड का मतलब है कि देखो C5 तो था ही हमारे पास। अब इसमें क्या होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन अगर C4 से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे क्या है? T2। तो T2 का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही एब्सेंट होगा और C4 का कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इस ब्रेकियल प्लेक्सिस का टाइप हो जाएगा प्रीफिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो कंट्रीब्यूशन ऑफ T2 का कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा कंट्रीब्यूशन है T2 का इस ब्रेकियल प्लेक्सिस का बनाने में, और C4 का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जस्ट उल्टा सोचो, तो वो कंडीशन क्या हो सकता है? पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसको क्या बोल सकते हैं? पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, कंपोनेंट की बात करें तो इसका कंपोनेंट चार कंपोनेंट होता है। कैसे याद करेंगे? RTDC। कैसे याद करेंगे? RTDC, जैसे कि रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड। इसके बाद हमारा क्या बन जाता है? नर्व्स बन के आता है। ठीक है, इसके बाद तो देखो, इस कंपोनेंट में आपको ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। जो नॉर्मल सी डायग्राम, एक डायग्राम आपको मैं बना के बताऊंगा, वो डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये आपको रूट्स जो होता है, दो रूट ज्वाइन करके एक ट्रंक बना रहा है, ये दो रूट ट्रंक बना रहा है, ये दो रूट ट्रंक बना रहा है, एक ही रूट ट्रंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये दो डिवीजन में बाइफरकेट कर रहा है, ये दो डिवीजन में बाइफरकेट कर रहा है, और ये दो डिवीजन में बाइफरकेट कर रहा है। अब ये डिवीजन आपस में, बहुत सारा डिवीजन मिलके कॉर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और फाइनली कॉर्ड से क्या निकलता है? नर्व अराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट और ट्रंक्स किस में प्रेजेंट होता है? रूट एंड ट्रंक्स लोकेटेड इन द नेक। तो भाई इतना पार्ट तो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, इतना पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, डिवीजन, ये जो डिवीजन है ये क्लेविकल के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कॉर्ड्स जो होता है, ये जो कॉर्ड्स है ये एक्सिला में प्रेजेंट होता है, और एक्सिला से ही सारा नर्व अराइज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर में इस डायग्राम में अगर बात करें तो ये देखो, ये पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो ब्रैकियल प्लेक्सस, तो यहाँ पर में आर और टी, रूट और ट्रंक किस में प्रेजेंट है? नेक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिवीजन किस में प्रेजेंट होगा? यहाँ पर क्लेविकल के पीछे, देखो कट करके, क्लेविकल को कट करके दिखाया है, तो ये क्लेविकल के पीछे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और लास्टली कॉर्ड्स आपको एक्सिला में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सिला में आपको बताया है कि कौन कौन सा, एक्सिला का कंटेंट भी आपको बताया है कि एक्सिला का कंटेंट क्या है? कॉर्ड्स, तीनों कॉर्ड्स एक्सिला का कंटेंट है। ठीक है ना, तो समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम लोग
मेन मुद्दे पे चलते हैं कि आपको सब चीज बता दिया। रूट्स क्या होता है? रूट्स आर द फाइव। कितने होते हैं? पांच। जो कि किससे बनते हैं? एंटीरियर मतलब वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ द C5 to T1 स्पाइनल नर्व से बनता है। ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड होता है? नेक में लोकेटेड होता है। आप नहीं भी लिखोगे डीप टू द स्केलिनियस एंटीरियर मसल भूल गया, लेकिन इतना पॉइंट लिखना जरूरी है कि ये कहाँ लोकेटेड होता है? नेक में लोकेटेड होता है। एंड इट इज लोकेटेड डीप टू द स्केलिनियस एंटीरियर मसल। ये आपको जब हेड एंड नेक पढ़ाऊंगा तो ये मसल आपको एनालाइज विजुअलाइज होगा। ठीक है। तो एस्क्लेनियस एंटीरियर जो मसल होते हैं वो सामने में जो नेक का मसल होता है उसके, तो उसके पीछे प्रेजेंट होता है डीपली। ठीक है। उसको कट करेंगे तो दिखेगा। ट्रंक्स, बेसिकली ये जो ट्रंक्स होते हैं ये तीन होते हैं। कितने ट्रंक्स होते हैं? तीन ट्रंक्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ, फिर ये आप चीजें जो लिखी हुई है ना ये सब सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है। हमने बताया है कि तीन रूट होता है। कितना रूट होता है? सबसे पहला जो रूट होता है ये हमारे पास आता है C5। C5 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर में C6 आ गया, C7 आ गया, C8 आ गया और T1 आ गया। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? रूट है। तो पहला कंपोनेंट क्या है? रूट। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ट्रंक। ठीक है। अब ये ट्रंक भी कितने तरीके का होगा? तीन तरीके का होगा। तो जो पहला ट्रंक बनता है, ये जो पहला ट्रंक है ये C5 C6 मिलके बनाता है एक ट्रंक जिसको बोलेंगे अपर ट्रंक। क्या बोलेंगे जिसको? अपर ट्रंक। ठीक है। C7 का जो रूट निकलता है, C7 से जो रूट निकलता है उस रूट को क्या बोलेंगे? वही रूट आगे कन्वर्ज कर जाता है और क्या बनाता है? और क्या बनाएगा भाई? और ये बनाएगा आपको मिडिल ट्रंक। ठीक है। क्या बनाएगा? मिडिल ट्रंक। C8 और T1 आपस में कन्वर्ज कर जाते हैं और ये बनाते हैं लोअर ट्रंक। ठीक है। ये बनाएगा आपको लोअर ट्रंक। ठीक। तो ये हमारे पास ट्रंक हो गया। समझ में आ गई बात? चलो अब हम लोग देखते हैं। अब देखो, अब ये ट्रंक ना डिवाइड हो जाता है डिवीजन में। तो हम लोग क्या देखेंगे? अब इसका दूसरा पार्ट RTDC डिवीजन। अब देखो ये डिवीजन कितने तरीके का है? दो डिवीजन होते हैं, एक तो डोर्सल डिवीजन, एक वेंट्रल डिवीजन, मतलब एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है। अब ये नर्व्स होते हैं आगे की तरफ चले जाते हैं, कुछ पीछे की तरफ चले जाते हैं। जो आगे की तरफ जाते हैं उसको बोलेंगे डोर्सल डिवीजन, और जो पीछे की तरफ जाते हैं उसको बोलेंगे वेंट्रल डिवीजन। तो ये इसका डोर्सल डिवीजन और एक वेंट्रल डिवीजन। ठीक है। इसको अलग कलर से बनाते हैं डोर्सल और वेंट्रल को। देखो अलग कलर से बनाते हैं डोर्सल और वेंट्रल को। ये हमारे पास हो गया ऊपर वाला डोर्सल डिवीजन, इसका ये हो गया डोर्सल डिवीजन और इसका ये हो गया डोर्सल डिवीजन। ठीक है। ये हो गया डोर्सल डिवीजन। ठीक है। डोर्सल, डोर्सल डिवीजन। ठीक है। दूसरा हम लोग ग्रीन कलर से देखते हैं। इसका ये हो गया वेंट्रल डिवीजन। ठीक है। इसका ये हो गया वेंट्रल डिवीजन। ठीक है। और इसका ये हो गया वेंट्रल डिवीजन। ठीक है। तो ये दो डिवीजन आपको समझ में आ गया। तो ये डिवीजन कैसे बनता है कि आप देखो यहाँ पर में लिखा हुआ है। डिवीजन जो होता है, जो हर एक ट्रंक डिवाइड करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर मतलब वेंट्रल, ठीक है, और पोस्टीरियर मतलब डोर्सल डिवीजन। ठीक है। और ये कहाँ डिवीजन कहाँ होता है? बिहाइंड द क्लेविकल। ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको प्लेस लिखना पड़ेगा। ट्रंक्स के बारे में देखो, C5 और C6 ज्वाइन करके बना रहा था अपर ट्रंक। C7 अलोन फॉर्म्स द मिडिल ट्रंक। C7 जो था अकेले अकेले क्या बना रहा था? मिडिल ट्रंक। C5 और C6 ये दोनों कन्वर्ज करके अपर ट्रंक बना रहा था, और C8 और T1 ये क्या बना रहा था? लोअर ट्रंक बना रहा था। ठीक है। तो देखो यहाँ पर में C8 और T1 जो होता है वो क्या बनाता है? लोअर ट्रंक बनाता है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दे लाई इन द नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये इतना लिख दोगे, दे लाई इन द नेक रीजन। इसके बावजूद ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्युपाइंग द क्लेफ्ट बिटवीन, देखो स्क्लेनियस मीडियस एंड स्क्लेनियस एंटीरियर। जो फ्रंट में होता है, ये नेक है आपको, तो मीडियली आपको क्या होगा? स्क्लेनियस मीडियस, और स्क्लेनियस फ्रंट में क्या होगा? स्क्लेनियस एंटीरियर। तो इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है ट्रंक। तो रूट ऑफ द नेक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जब डिवीजन का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपका डिवीजन हो जाएगा।
ठीक है, ये डिवीजन हो गया। आरटीडीसी, अब कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि देखो, पोस्टीरियर कॉर्ड, तीन तरह के कॉर्ड होता है। सबसे पहला पोस्टीरियर, लैटरल और फिर मीडियल, इस तरीके से याद रखना। देखो पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनता है। सबसे पहला जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो बनता है डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक। क्या पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ से बनता है, ये देखो, इसका डोर्सल डिवीजन ज्वाइन करेगा, ठीक है, इसका डोर्सल डिवीजन ज्वाइन करेगा और इसका लोअर ट्रंक का डोर्सल डिवीजन ज्वाइन करेगा और क्या बनाएगा भाई, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा, ठीक है। ये कौन सा कॉर्ड बनाएगा, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा। समझ में आ रही बात, चलो आ रही है। नेक्स्ट है वेंट्रल डिवीजन। अब देखो, अब अपर और मिडिल का जो वेंट्रल डिवीजन है वो ज्वाइन करके क्या बनाएगा, अपर और मिडिल का वेंट्रल डिवीजन वो ज्वाइन करके क्या बनाएगा, यहाँ पर मैं ये बना रहा है आपको लैटरल कॉर्ड, ठीक है, लैटरल। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है ना, तो कॉर्ड के बारे में ये पूरा जो डिवीजन है, ये सारा डिवीजन, ये पूरा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट के बारे में आप लिख दोगे आराम से, ठीक है, क्या किससे बना, कितने तरीके का होता है, बस आप देखते जाओ कि इसको किस तरीके से लिखना है। अब जो वेंट्रल डिवीजन है वो आगे कंटिन्यू कर जाता है और बनाता है मीडियल कॉर्ड, मिडिल नहीं, मीडियल कॉर्ड। अब ये सारे कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अब ये सभी कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अब ये सभी कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉर्ड, अभी बताया कि कॉर्ड प्रेजेंट होता है एक्सिला में, ठीक है, एक्सिला में प्रेजेंट होता है कॉर्ड, ठीक। चलो, अब ये कॉर्ड क्या देगा, अलग अलग तरीके का नर्व्स देगा, ठीक है। जब पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, देखो C5 से आता है T1 तक, तो इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, C5 से T1 तक का कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन वहीं पर में लैटरल कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, देखो ये लैटरल कंट्रीब्यूशन किससे आ रहा है, ये उल्टा चलो C5 और C6 से आ रहा है, तो C5 C6 से भी है, और इससे उल्टा चलो यहाँ किससे आ रहा है, C7 से आ रहा है, तो यहाँ पर में C5 टू C7 तक है, ठीक है। मीडियल कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन कहाँ आ रहा है, C8 और T1, C8 से C8 और T1 तक, ठीक है। तो ये हो गया मीडियल कॉर्ड। अब इससे जो बनेगा ना, इससे जो नर्व्स बनेगा, उसका भी नर्व्स कुछ एक एक्सेप्शन है, उसका नर्व्स का रूट वैल्यू भी सेम इसी की तरह होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका नर्व्स क्या क्या बनता है। अब नर्व्स यहाँ पर मैं जगह नहीं होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, बट मैं बता देता हूँ, इसका ट्रिक भी होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग याद करेंगे स्टार से, STAR। स्टार का मतलब हो गया, एस से मतलब हो गया स्कैपुलर नर्व, दो स्कैपुलर नर्व होगा, अपर, ठीक है, सॉरी सब स्कैपुलर नर्व, एस से हो जाएगा सब स्कैपुलर नर्व, तो एक अपर सब स्कैपुलर नर्व होगा, ठीक है, और दूसरा लोअर सब स्कैपुलर नर्व होगा, ठीक है। टी से हो जाएगा थोरैको डोर्सल नर्व, ठीक है, टी से हो जाएगा थोरैकोडोर्सल नर्व। इसको दूसरा नर्व बोलते हैं नर्व ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। तो ये लैटिस्मस डोर्साई मसल को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए नर्व ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। ए से हो जाएगा एक्सिलरी नर्व, आर से हो जाएगा रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये सारा नर्व हो जाएगा इसका पोस्टीरियर कॉर्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं लैटरल कॉर्ड के बारे में। तो लैटरल कॉर्ड यहाँ पर में तीन ब्रांच देता है, उसको हम लोग याद करेंगे LML, LML से याद करेंगे, मतलब लैटरल, एल लैटरल में क्या आएगा, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। एम से आ जाएगा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। एल से आ जाएगा आपको एक और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन। ये मीडियन नर्व आपको कहीं बताया कि हाँ, पहला लेक्चर में आपको बताया कि नर्व ऑफ अपर लिम्स का मेन नर्व होता है मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, ये सब मेन नर्व्स होता है, ठीक है ना। तो ये सब सारा मेन नर्व्स आपको बताया था। चलो मीडियल रूट, मीडियल कॉर्ड का आपको
इसको याद रखना है M4U से। M4U, यू का मतलब हो जाएगा अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व आपको कहीं बताया क्या? हाँ, ये अल्नर नर्व आपको पहला लेक्चर में ही बताया है कि अल्नर नर्व रूट, ये नर्व ऑफ द अपर, किसका, मीडियल साइड का आपको बताया था। ठीक है, M4 का मतलब 4 बार M आएगा। अब 4M कौन सा आएगा? सबसे पहला आपको देखो यहाँ पर में आया था लैटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व, तो यहाँ पर में हो जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक, अब दूसरा हो जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व हो सकता है। मीडियल, देखो यहाँ पर मैं लैटरल पेक्टोरल नर्व आया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, मीडियल पेक्टोरल नर्व, क्योंकि ये मीडियल कॉर्ड है ना। ठीक है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब क्या हो सकता है, अब दो क्यूटेनियस नर्व होगा, जिसको बोलेंगे, एक आर्म का होगा, एक फोर आर्म का होगा। ठीक है, तो आर्म का होगा तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, ऐसे लिख लो, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, और दूसरा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये चार हो गया। कैसे याद रखना है, ये दो तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि देखो लैटरल पेक्टोरल नर्व से मीडियल पेक्टोरल नर्व याद हो जाएगा। ठीक है, लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व से मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व हो जाएगा। और दो क्यूटेनियस नर्व है, जिसको बोलेंगे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ठीक है, तो ये हो गया। और एक फाइनली लास्ट क्या हो जाएगा, अल्नर नर्व। ठीक है, अब इसका रूट वैल्यू क्या होगा? इसका रूट वैल्यू आपको सबको लिखा होगा। देखो, आपका इसका एस का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका रूट वैल्यू सबका क्या हो जाएगा? सबसे पहले बात करते हैं रेडियल नर्व का। रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? C5 से T1, ये आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू हो जाएगा C5 एंड C6। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिलरी नर्व का रूट वैल्यू। ठीक है, एमसीक्यू में आता है। थोरैकोडोर्सल नर्व का रूट वैल्यू क्या हो सकता है? C6 से C8। ठीक है, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, C6 से C8। और अपर स्कैपुलर नर्व का, इस दोनों का हो जाएगा C5 और C6। ठीक है, जैसा एक्सिलरी नर्व का है। ठीक है, लैटरल पेक्टोरल नर्व का क्या हो जाएगा? C5 C6 C7। इसमें सभी का क्या हो जाएगा? C5 C6 C7, क्योंकि इसमें लैटरल कॉर्ड का जो होगा वो वही होगा। ठीक है, मीडियल कॉर्ड का क्या होगा? मीडियल कॉर्ड का एक याद करो कि यहाँ पर मीडियल क्यूटेनियस नर्व का क्या होगा? मीडियल क्यूटेनियस नर्व का तो C8 और T1 होता है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व, सॉरी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व जो आपको बताया था ये, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व का तो C8 और T1 हो जाएगा सेम। ठीक है, लेकिन अल्नर नर्व का यहाँ पर में C7 का भी कंट्रीब्यूशन आता है। C8 और T1 तो होता ही है। ठीक है, अल्नर नर्व का एक कंट्रीब्यूशन C7 से भी आता है। ठीक है ना, तो C7 से यहाँ पर में कुछ ब्रांच, यहाँ पर में अल्नर नर्व का भी कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक, समझ में आ गई बात? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का सेम C8 और T1, C8 और T1 सबका सेम है, सबका C8 T1 होगा, लेकिन एक अल्नर नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म का T1 होगा। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म का यहाँ पर में आपको T1 होगा, और एक अल्नर नर्व का C7 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। तो इस तरीके से पूरा ये स्लाइड है, ये आपको याद होना चाहिए, और इसको आपको एज इट इज बनाने आना चाहिए। ठीक है, एज इट इज बनाने आना चाहिए। तो आप देखो, आप बहुत कुछ यहाँ पर में लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो आप? सारा कंपोनेंट्स आप अपने मन से लिख सकते हो, जैसे जैसे आपने ये डायग्राम बनाया वैसे वैसे। ठीक है, तो ये जो लास्ट कंपोनेंट है कॉर्ड्स, ठीक है, anterior division of upper middle trunks unite to form the lateral cord, anterior division of the lower trunk continues क्या करता है, medial cord से, और posterior division कैसे बनता है, trunks, three trunks unite to form the posterior cord। तो posterior division unite कर जाता है और posterior cord का formation करता है तीनों trunk का। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ब्रांचेस जो होते हैं वो रूट से भी निकलते हैं। तो जो रूट से ब्रांचेस निकलते हैं इसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व बोलते हैं। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व किससे निकलता है? रूट से निकलता है। कौन से रूट से? C5 और C6 से निकलता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग दिखाना चाहेंगे। देखो, कोई दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, ये कलर देखो, ये C5 और C6 से निकलता है रूट से। ये इसका रूट है, तो ये एक रूट तो यहाँ से निकला और एक रूट ये यहाँ से निकला। तो ये जो नर्व है उस नर्व को क्या बोलेंगे? आप पूरा कॉपी का जो होता है ना, ये जो कॉपी है ना, इसका पूरा लैंडस्केप मोड में आप यूज करो, वर्टिकल नहीं। ये कॉपी को क्या करो, इस तरीके से यूज करो, और इसमें पूरा इस तरीके से बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज एक डायग्राम में आ जाएगा, रिवीजन करने के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलो,
तो आ रही है तो कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो ये आ गया। दूसरा है आपके पास डोर्सल स्कैपुलर नर्व, जिसको नर्व टू रोम्बोइडस, एक लॉन्ग थैलेसिक नर्व को क्या बोलते हैं, नर्व टू सेरेटस एंटीडे। इसका भी रूट वैल्यू क्या होगा, C5 C6, ठीक है। एंड C7 भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इसका, रूट से हो गया। हाँ, इसका C7 से भी कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, इसका C7 से, तो लॉन्ग है ना, तो C5 C6 C7 से कंट्रीब्यूशन आता है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, इसका सिर्फ C5 से कंट्रीब्यूशन आता है। ये डोर्सल स्कैपुलर नर्व C5 से, डोर्सल स्कैपुलर नर्व C5 से कंट्रीब्यूशन आता है बस, तो इसका नर्व रूट क्या हो जाएगा, C5। इसको बोलते हैं नर्व टू रोम्बोइडस, तो रोम्बोइडस मेजर, रोम्बोइडस माइनर, इसको ये सप्लाई करता है, ठीक है। ट्रंक से क्या आता है, फ्रॉम द ट्रंक सुप्रा स्कैपुलर नर्व C5 एंड C6। देखो, C5 एंड C6 अपर ट्रंक से, यहाँ पर मैं आपको ये बेसिकली आता है, ये दोनों अपर ट्रंक से आता है। देखो, ऊपर की तरफ जाएगा सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और नीचे की तरफ आएगा नर्व टू सब क्लेवियस, नर्व टू सब क्लेवियस, ठीक है। सब क्लेवियस मसल जो होता है वो नीचे नीचे क्लेविकल का जो ग्रूव होता है, सब क्लेवियन ग्रूव वहां पर में प्रेजेंट होता है, तो वो मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारा था उसका ब्रांचेस। तो सबसे पहला ब्रांचेस, पहला आपको कैसे लिखना है ब्रांचेस के बारे में, डिवीजन आप लिख दिए, सॉरी कंपोनेंट्स आप लिख दिए। अब ब्रांचेस आपको इस पॉइंट में लिखना है कि पहला रूट से क्या ब्रांचेज आता है, ट्रंक से क्या ब्रांचेज आता है, उसके बाद आपको कॉर्ड से क्या क्या ब्रांचेज आता है, ये सारा ब्रांचेस का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है, उसके बाद आपके वो आता है क्लिनिकल एनाटॉमी, आपको लिखने के लिए बोलता ही बोलता है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी को दिखाने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब्स पॉइंट को। अब्स पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, एक पॉइंट था यहाँ पर, the branches arises from the root and trunks are the supraclavicular branches of the brachial plexus। तो ये क्या है, एक तरीके का सुप्राक्लेविकुलर ब्रांचेज है, क्लेविकल के ऊपर से ये ब्रांचेस सारा निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, चलो देखो, अब्स पॉइंट क्या होता है, ये एक पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट है जहां पे 6 नर्व्स का मिलन होता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है, 6 नर्व्स का मिलन होता है, उस पॉइंट्स ने अब साइंटिस्ट ने देखा था, तो वो क्या नाम रख दिया, अब्स पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या क्या 6 नर्व्स है, सबसे पहला जो नर्व्स है जिसको बोलेंगे फिफ्थ एंड सिक्स, पहला दो है सर्वाइकल रूट, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल रूट, कौन कौन सा है, फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल रूट, ठीक। तो फिफ्थ और सिक्स सर्वाइकल रूट क्या हो गया, ये हो गया फिफ्थ और सिक्स, तो ये पहला दो हो गया। फॉर्म द अपर ट्रंक, ये क्या बनाता है, अपर ट्रंक बना रहा था, तो ये पूरा इस तरीके से। अब ये दो नर्व्स दे रहा था, अपर नर्व, दो अपर ट्रंक, दो नर्व्स दिया था, आपको याद है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स और दूसरा नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। तो ये जो नर्व्स है, ये दो नर्व्स आपको मिला था, मतलब सुप्रा स्कैपुलर और नर्व टू सबक्लेवियस, तो दूसरा, तो पहला तो आपको ये हो गया, दूसरा नर्व्स ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा आपको नर्व्स टू सबक्लेवियस हो गया। अब ये फाइनली डिवाइड करता था कहाँ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन भी क्या हो जाएगा, तो ये पांचवा हो गया और ये छठा होगा, तो ये 6 नर्व्स का डिवीजन होता है, जिसको बोलेंगे ऑब्स पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई, ऑब्स पॉइंट, क्या, अर्स पॉइंट, ठीक। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब अर्स पॉइंट से रिलेटेड है अर्स पैरालिसिस, ठीक है। अर्स पॉइंट से रिलेटेड है हमारे पास अर्स पैरालिसिस। तो इस पैरालिसिस में क्या होता है, ये अपर ट्रंक का पैरालिसिस है, ठीक है। मतलब अपर ट्रंक का पैरालिसिस है, मतलब क्या होगा कि इंजरी कहाँ हो सकता है, इंजरी हो सकता है यहाँ पर में हमारे पास, साइट ऑफ द इंजरी की बात करें, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ बट थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ नहीं आएगा, वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप उससे आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो साइट ऑफ इंजरी की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंजरी कहाँ होता है, ठीक है। तो साइट ऑफ इंजरी की बात करते हैं, तो सबसे पहला ये इंजरी होता है अपर ट्रंक का, ठीक है। तो साइट ऑफ द इंजरी क्या हो सकता है इसमें, अपर ट्रंक होगा, ठीक। नर्व रूट इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, तुम्हें पता है अपर ट्रंक कौन कौन सा मिलकर बनता है, C5 और C6 से मिलकर बनता था, ठीक है। तो C5 और C6 इसमें इन्वॉल्व होता है। इंजरी, कैसी इंजरी हो जाएगा, इसका कॉज क्या है, किस तरीके से अपर ट्रंक का इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, देखो, कॉज हो सकता है, या कि देखो ये ट्रंक कहाँ प्रेजेंट होता है,
ये ट्रंक आपको नेक में प्रेजेंट होता है, तो कहीं ना कहीं नेक से और शोल्डर के बीच में क्या हो सकता है, इन इनकरेक्ट सेपरेशन हो सकता है, मतलब खिंचाव हो सकता है आपको, है ना। तो इन जो खिंचाव हो सकता है जिसके कारण आपको क्या हो सकता है, अपर ट्रंक का इंजरी। अब ये किस कारण हो सकता है, देखो अपर ट्रंक का इंजरी आपको या तो इस तरीके से आप गिरते हो ऊपर की तरफ, ठीक है, शोल्डर की तरफ फॉल होता है, शोल्डर पे आप फॉल हो रहा है, देखो आप शोल्डर पे, तो इसके कारण खिंचाव हो सकता है। या डिलीवरी के समय ये जो हेड है, इसका डिलीवरी के समय जब डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ होता है, तो इस कंडीशन में हेड से लेके इसको इधर पुल करते हैं, जिस कंडीशन में ये हेड और शोल्डर के बीच में क्या हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो एक्सेसिव इंक्रीज द एंगल बिटवीन द हेड एंड शोल्डर, हेड और शोल्डर के बीच में क्या हो सकता है, ये देखो एंगल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर हाइट से गिरते हो, फॉल फ्रॉम द हाइट एंड लैंडिंग ऑन अ शोल्डर, ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ आर्म एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक होने के कारण यहाँ पर में क्या हो सकता है, आपका इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर में हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक एंड ट्रैक्शन ऑफ द आर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें कॉज ऑफ द इंजरी क्या हो सकता है, इनकरेक्ट सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर, ठीक है। अब किस में मिलता है, विच इज कॉमनली सीन इन बर्थ इंजरी, क्या होता है इसमें, हाइपर हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो जाता है, ठीक है, या फिर हेड, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, फॉल ऑन शोल्डर, फॉल ऑन शोल्डर, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया अगर देते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया की कंडीशन में भी क्या हो सकता है, ये इंजरी हो सकता है, ठीक। तो एनेस्थीसिया केस में अब कौन सा मसल पैरालाइज होगा, अब तुम बताओ कि जो अपर ट्रंक है वो किस किस मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो मसल आपको सप्लाई याद हो जाएगा जब आप नर्व्स पढ़ोगे, रेडियल नर्व्स, ठीक है, ये सारा नर्व्स, रेडियल नर्व्स आप पढ़ोगे तो ये सब सारा नर्व्स जैसे कि अपर ट्रंक से कौन सा होता है, तो C5 C6 जो सप्लाई करता है वो सारा, जैसे लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गया, मीडियन नर्व हो गया, ठीक है, ये सब सारा आपको, ये सारा इंजरी हो सकता है, ठीक है, सारे में एक्सिलरी नर्व होगा, रेडियल नर्व डैमेज होगा, तो ये सब सारा जिसको सप्लाई करता है वो सब होगा। अभी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मसल्स इसमें होता है, ठीक है, जब आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो सबसे पहला जो मसल्स है उसका नाम है डेल्टॉइड मसल्स हो सकता है, ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल हो सकता है, ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस हो सकता है, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल हो सकता है, बाइसेप्स ब्रैकाई मसल हो सकता है, ब्रेकियालिस हो सकता है, ठीक है। अब और कौन सा होगा, ब्रेकियो रेडियालिस हो सकता है, ठीक है, सुपिनेटर हो सकता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस हो सकता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, ठीक है। तो ये सब सारा मसल है, ठीक। अब इसका डिफॉर्मिटी क्या होता है, अब डिफॉर्मिटी में देखोगे इसका आर्म जो होता है वो हैंग हो जाएगा साइड, इस तरीके से आर्म जो होगा वो हैंग बाय साइड, ठीक है, एंड इट इज अबडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। अब ये क्या हो जाएगा, इसका अबडक्टेड हो जाएगा, अडक्टेड सॉरी अडक्टेड हो जाएगा एंड मीडियली रोटेटेड, ठीक है, ये मीडियली रोटेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं फोर आर्म की बात करें, फोर आर्म की बात करें तो आर्म जो फोर आर्म हो जाए वो एक्सटेंडेड हो जाएगा एंड प्रोनेटेड। अब देखो इसका सेम उल्टा है, इसका सोचो, इसका सेम उल्टा सोचो कि पोजीशन ऑफ द लिम्ब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो इस डिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, इस डिफॉर्मिटी को बोलेंगे, इसका डिफॉर्मिटी क्या बोलेंगे, इसका डिफॉर्मिटी क्या होगा, पुलिसमैन टिप हैंड, ठीक है, या वेटर टिप हैंड बोल देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा मूवमेंट लॉस हो सकता है, कौन कौन सा मूवमेंट यहाँ पर में लॉस हो सकता है, डिसेबिलिटी,
तो फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लॉस्ट, फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लॉस्ट। तो कौन कौन सा मूवमेंट लॉस्ट हो सकता है? सबसे पहले तो सबसे पहला इसमें कौन सा हो सकता है? एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन हो सकता है। एबडक्शन कौन सा मूवमेंट लॉस्ट हो जाएगा? अब देखो ये आर्म जो होगा टोटली एडक्ट हो जाएगा, एडक्टेड हो जाएगा, एडक्टेड आर्म आपको बताया। और क्या हो जाएगा? मीडियली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताया है कि मीडियली रोटेट हो जाएगा, तो उसका उल्टा सोचो कि कौन सा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कौन सा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है? उसका मीडियल रोटेशन हो गया है, तो लैटरल रोटेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म एट शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर जॉइंट पे ये रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आर्म क्या है हमारे पास? फोर आर्म एक्सटेंडेड है। ठीक है, फोर आर्म एक्सटेंडेड है और सुपीनेट प्रोनेटेड हो गया है, तो कौन सा नहीं हो पाएगा? सुपीनेशन नहीं होगा। ठीक है, आसान है। अब जो ऊपर का एरिया होता है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स का लोअर पार्ट का एरिया वो सेंसेशन लॉस्ट हो जाएगा। सेंसेशन, क्योंकि क्यूटेनियस नर्व भी तो अप्लाई है ना, उस पे सप्लाई करता है, तो वो भी लॉस हो जाएगा। सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर स्मॉल एरिया। ठीक है, ओवर लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। तो मेजर मसल कौन सा है? डेल्टॉइड ज्यादा ही अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास ऑस पैरालिसिस। ठीक है, अब दूसरा पैरालिसिस आता है जिसको बोलेंगे क्लम्पकीज पैरालिसिस। क्या बोलेंगे? क्लम्पकीज पैरालिसिस। अब इस पैरालिसिस में ये लोअर ट्रंक का इंजरी है, मिडिल ट्रंक का इंजरी नहीं है, ये लोअर ट्रंक का इंजरी है, जिसमें हम लोग लोअर ट्रंक का इंजरी यहाँ पर में देखने को मिलता है। तो साइट ऑफ द इंजरी क्या हो सकता है? लोअर ट्रंक। ठीक है, साइट ऑफ द इंजरी क्या हो सकता है? लोअर ट्रंक। नर्व रूट कौन सा इन्वॉल्व होता है? नर्व रूट, अब देखो लोअर ट्रंक किससे नर्व रूट, लोअर ट्रंक किससे होता है? लोअर ट्रंक किससे बनता है? सी एट। ठीक है, लोअर ट्रंक किससे बनता है? सी एट और टी वन से। तो मोस्टली इसमें कौन होता है? मेनली अगर बात करें तो टी वन होता है एंड सी एट होता है। मेनली कौन होता है? टी एट और सी वन। ठीक है, मेनली कौन होता है? टी एट एंड सी वन। इसका इंजरी क्या हो सकता है? कॉज ऑफ इंजरी की बात करते हैं तो कॉज ऑफ इंजरी में यहाँ पर में हमारे पास क्या हो सकता है? अब देखो लोअर ट्रंक कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सारा ट्रंक कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रंक ये सब नेक में प्रेजेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं नेक का इंजरी होना चाहिए ना। ठीक है, तो नेक का इंजरी हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म ड्यूरिंग, तो इसमें कॉज ऑफ इंजरी क्या हो सकता है? पहले तो ये डायग्राम देखो, उसके बाद तुम्हें एनालाइज होगा। देखो, इंजरी ऑफ द लोअर प्लेक्सस क्या हो सकता है? जब तुम किसी ऊपर से गिरते हो और फाइनली अचानक से तुम कोई चीज पकड़ लेते हो, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? ये जो खिंचाव हो सकता है, लीडिंग टू द एक्सेस इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द, यहाँ पर में क्या होता है? एक्सेस इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द ट्रंक एंड शोल्डर। तो ये जो ट्रंक है और शोल्डर के बीच में तुम्हारा क्या हो सकता है? खिंचाव हो सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या हो सकता है? देखो, तो पहला क्या है? सडन अपवर्ड पुल ऑफ द आर्म। तो यहाँ पर अगर तुम गिरते रहते हो तो अचानक से ये क्या करेगा? खींचेगा। तुम पकड़े हो इस, मान लो ऊपर से गिरते हो, तो वो जो सामान को कुछ भी तुम पकड़ेगा तो वो चीज आपको खींचेगा ऊपर की तरफ अचानक से। तो इस कंडीशन में क्या होता है? सडन अपवर्ड पुल ऑफ द आर्म होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द डिलीवरी हम लोग क्या करते हैं? जो ये डॉक्टर्स होते हैं ये इसको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं, खींचते हैं डिलीवरी के समय, तो आर्म को पुल करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस का एक्सेसिव इंक्रीज हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग देखो, इसमें क्या लिख सकते हैं? अनड्यू एबडक्शन ऑफ आर्म, अनड्यू एबडक्शन, अनड्यू अनड्यू एबडक्शन ऑफ
आर, ठीक है। ड्यूरिंग, कब, इसका कॉज क्या हो सकता है, ड्यूरिंग, कब हो सकता है ये, क्लचरिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना, आफ्टर द फॉल फ्रॉम द हाइट, क्लचरिंग, क्लचिंग समथिंग विथ हैंड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा, बर्थ इंजरी के समय हो सकता है, समटाइम्स बर्थ इंजरी के समय हो सकता है, ठीक है। अब देखो, लोअर ट्रंक किसको किसको बेसिकली सप्लाई करता है, लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक का सप्लाई कहाँ से आता है, बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड को भी देता है, लैटरल कॉर्ड को देता है, मीडियल कॉर्ड को देता है। तो मसल कौन कौन सा पैरालाइज होता है, मेनली जो मसल इसका पैरालाइज होता है, देखो अल्नर नर्व को ये सप्लाई करता है, तो बेसिकली ये इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड को ये पैरालाइज होता है इसमें। दूसरा, अल्नर फ्लेक्सर्स जो होते हैं, अल्नर फ्लेक्सर्स जो होते हैं, ठीक है, किसका, रिस्ट का, एंड फिंगर्स, तो फिंगर और रिस्ट का जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो C8 से सप्लाई होते हैं, ठीक है, और ये सप्लाई होता है T1 से। तो अगर T1 डैमेज होगा तो ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड का जो सप्लाई होगा वो डैमेज होगा। C8 अगर डैमेज होता है तो अल्नर फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट होता है, ठीक है। अब डिफॉर्मिटी का बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी होता है जिसको बोलेंगे क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो क्लॉ हैंड कब होगा, देखो इस तरीके से जो हैंड हो जाएगा वो क्लॉ हैंड की तरफ होगा, मतलब ये किसके कारण हो जाएगा, लॉन्ग फ्लेक्सर्स जो होते हैं और एक्सटेंसर्स होते हैं उसका अनअपोज्ड एक्शन हो जाएगा, मतलब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर जो आपस में अपोज करते हैं उसका एक्शन अनअपोज्ड हो जाएगा, वो अपोज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्लॉ हैंड में क्या होता है, इसमें क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटा कार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाता है, फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, आईपी ज्वाइंट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको कभी भी कोई क्लॉ हैंड पूछता है ना, तो ये दो पॉइंट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, क्योंकि क्लॉ हैंड वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वाइवा की बात करें तो क्लॉ हैंड पूछते हैं वाइवा में, ठीक है। तो फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट पे फ्लेक्शन हो जाता है, और हाइपर एक्सटेंशन एट द मेटाफेलेंजियल ज्वाइंट। हाइपर एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन मतलब ये जो फिंगर्स है तुम्हारा, ये टोटली किस तरीके से हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे तेरा मेटाकार्पल्स हो गया सारा, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन, लेकिन जो फिंगर्स होगा वो फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ क्या इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के बीच में इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको क्लॉ हैंड का डायग्राम आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं लाया नहीं हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इस तरीके की डिसेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको पहला बताया है कि कंप्लीट क्लॉ हैंड होगा। तो आपको पता है ना, मैं आपको बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, तो यहाँ पर में कभी कभी होता है अल्नर क्लॉ हैंड होगा, क्योंकि अल्नर नर्व उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो अल्नर क्लॉ हैंड होगा, ठीक है। तो उतना अभी नहीं देखना है, बस अभी याद रखो कि कंप्लीट क्लॉ हैंड होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर में क्या हो सकता है, एक सिंड्रोम आता है, सिंड्रोम के बोलते हैं हॉर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम कब होगा, जब T1 में इंजरी होगा। T1 में इंजरी होगा तो तुम्हें पता है कि सिंपैथेटिक सप्लाई भी किससे आता है, T1 से आता है, ठीक है। तो इंजरी होगा तो सिंपैथेटिक सप्लाई T1 से आ जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, तो इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ हेड एंड नेक में इंजरी हो सकता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के T1 के थ्रू आता है, ठीक है ना। दूसरा, हॉर्नर सिंड्रोम का और क्या हो सकता है, यहाँ पर में तुम्हें क्या हो सकता है, पोटोसिस हो सकता है, मायोसिस हो सकता है, ठीक है, एनहाइड्रोसिस हो सकता है, ठीक है। ये सब सारा हो सकता है। और क्या हो सकता है, T1 ऑल्सो सप्लाई करता है लॉस ऑफ द ये सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स भी होता है, ठीक है। तो पोटोसिस में क्या होता है, अपर आईलिड क्या होता है, वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। पोटोसिस में क्या होता है, अपर आईलिड क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है।
और दूसरा क्या आपको मिलेगा, वैसोमोटर चेंजेस आपको मिल सकता है। वैसोमोटर चेंजेस मतलब जहां पे वो सेंसरी एरिया है, स्किन एरिया ऑफ द सेंसरी लॉस इज वार्मर ड्यू टू द आर्टेरियल डायलेशन। क्या हो जाता है, तो वैसोमोटर चेंज होगा तो वहां पर में सेंसरी लॉस हो सकता है वार्मर एरिया में, ठीक है। स्वेटिंग नहीं होगा आपको, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द स्वेटिंग। तो पहला आप लिखो कि स्किन एरिया विद द सेंसरी लॉस इज वार्मर ड्यू टू द आर्टेरियल डायलेशन। तो देखो आर्टरी अगर डायलेट होता है ना, तो उस कंडीशन में वार्म हो जाता है वो स्किन, ठीक है। तो उस कंडीशन में वैसोमोटर चेंजेस होता है यहाँ पर। दूसरा आपको एब्सेंस ऑफ द स्वेटिंग, क्योंकि T1 डैमेज है, तो T1 डैमेज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई डैमेज होता है वहां पर, ठीक है। अब ट्रॉपिक चेंजेस क्या हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ द पैरालिसिस ड्राई, और यहाँ पर में ट्रॉपिक चेंजेस के मतलब नेल्स जो होता है। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रॉपिक चेंजेस मतलब यहाँ पर में क्या हो जाएगा, ड्राई एंड स्केली स्किन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होगा क्रैक नेल्स, ठीक है, विथ एट्रोफी ऑफ पल्प ऑफ फिंगर। पल्प ऑफ फिंगर क्या होता है, ठीक है, पल्प ऑफ फिंगर आपको बताऊंगा जब आपको हैंड पढ़ाऊंगा। तो वहां पर में क्या होता है, एट्रोफी हो सकता है। तो ये सब सारा चीज था क्लम्पकीज पैरालिसिस, ठीक है। अब ये डायग्राम, ये इसमें डिफरेंशिएशन देख लो, ये डिफरेंशिएशन आपको वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में आपको इसी तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसमें हॉर्नर सिंड्रोम कोई ऑटोनोमिक साइंस मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक लॉस इसमें देखने को मिलता है, इसको बोलेंगे ऑटोनोमिक साइंस, ठीक है। सेंसरी लॉस होता है कभी कभी आउटर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, और हैंड के मीडियल बॉर्डर में आपको सेंसरी लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। ये फोर आर्म है, इसके मीडियल बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मसल पैरालाइज क्या होता है, इंट्रिंसिक मसल मोस्टली पैरालाइज होता है, और ये जो जितना आपको लिखा है एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस सुपिनेटर ब्रेकियो रेडियालिस ब्रेकियालिस बाइसेप्स ब्रेका, ये सारा इसमें होता है, नर्व रूट इन्वॉल्व। इतना भी आपको आता है ना, तो क्लिनिकल जो अगर पूछता है तो उसमें आपको 5 में 3 नंबर तो आराम से देगा, ठीक है। इतना अगर आपको आता है तो ठीक। तो ये सब सारा था, ये हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो नर्व्स होता है ना, सारा नर्व्स इसी से डिराइव होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये इसका क्लिनिकल एनाटोमी में 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, और उस पॉइंट याद होना चाहिए वाइवा के पॉइंट्स ऑफ व्यू के कि एब्स पॉइंट्स में क्या होता है, बाकी रूट्स में क्या, रूट से क्या निकलता है, ट्रंक से कौन सा नर्व्स निकलता है, ठीक है। और पूरा, और जो कॉर्ड से क्या क्या निकलता है, कौन सा नर्व्स अराइज होता है, तो ये सारा चीज हमें याद होना चाहिए। आपको ट्रिक भी बता दिया हूँ, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। बेहतरीन तरीके से आपको लिखने बता दिया हूँ कि डिवीजन लिखना है, सॉरी सबसे पहले कंपोनेंट्स लिखना है, फिर उसका ब्रांचेस लिखना है, ठीक है। ब्रांचेस कहाँ कहाँ से आता है वो सारा चीज आपको उसमें डिनोट करना है, ठीक है। अगर याद होता है कि कौन सा ब्रांचेस किसको सप्लाई करता है, वो भी आप याद कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने की संभावना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।